Hey everyone, how are you all people? So I think let us start with the 18th lesson, Revolutionary Movement. By the time I'm uploading the PPT, as you can see now, so रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में कब स्टार्ट होता है? जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर लेसन 17 में इसके बारे में पढ़ा है कि रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है उसके पहले मॉडरेट्स का फेज आता है और मॉडरेट्स के फेज के बाद जब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन जाता है और मॉडरेट ग्रुप बन जाता है और इन दोनों से ही लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद मूवमेंट शुरू होता है जिसमें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगती है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज किस प्रकार से, मतलब कि बॉम्ब गिरा देना या फिर ब्रिटिश किसी पर्सन की हत्या कर देना, इस प्रकार की एक्टिविटीज को हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट क्या रीजंस थे जिससे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज राइज हुई, उसके अलावा क्या मेजर प्रोग्राम्स या फिर इवेंट्स हुए, और तीसरा कि इनका एक्सपांशन कैसे होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि क्या फेज था इसका। जस्ट लेट मी सिलेक्ट द पेन फॉर द टाइम बी। तो हम देखते हैं कि जैसे एक्सपांशन होता है ब्रिटिश पावर का इंडिया में, उस टाइम में ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन बढ़ते जा रहा था इंडियंस का। ऑपरेशन मतलब किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। देयर वर वेरी वेज बट डिसकंटेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे इंडियंस। इस कारण से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का मूवमेंट स्टार्ट होता है। उसका फर्स्ट फेज हम देखते हैं किस प्रकार का, रीजंस क्या थे जिससे कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट एक्टिव हुआ हमारे इंडिया में। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वाज नॉट स्पार्क्ड ऑफ बाय सिंगल फैक्टर, कोई सिंगल फैक्टर नहीं था उसके राइज के लिए। उसके राइज के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया था। सबसे पहले आप देखेंगे जैसे कि डिस्पैरिटी की बात की गई है कि 19th सेंचुरी के खत्म होने में और 20th सेंचुरी के स्टार्ट होने में काफी सारा पूरे इंडिया में वाइड स्प्रेड फेमाइन हुआ, मतलब अकाल की कंडीशंस हुई। सूखा हो गया, बाढ़, मतलब कुछ एरियाज में फेमाइन आ गया, कुछ एरियाज में एपिडेमिक्स हो गए, जैसे प्लेग फैल गया था 1910 में। इस प्रकार की इमरजेंसीज और हुई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके तरफ बिल्कुल एपैथी एपैथी जताई। एपैथी मतलब होता है कि कोई रिस्पॉन्स न देना, उनको जैसे कोई फर्क पड़ा नहीं हो इसके बारे में। तो ये एक रीजन था। उसके अलावा लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज थी उसके भी रिएक्शनरी रिजल्ट्स हुए। लॉर्ड कर्जन ने जो भी पॉलिसीज बनाई थी उसके टाइम, जैसे कि उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट एस्टैब्लिश किया था, इसके खिलाफ भी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत एक आक्रोश था और गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंशियल ऑर्डिनेंस और कैलकाटा कॉपरेशन ऑर्डिनेंस भी एक्ट लाए थे। जो सब एक्ट जो थे इससे कहीं ना कहीं आम जनता का शोषण हो रहा था, इस कारण भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को सपोर्ट मिला। तीसरा था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था ये बहुत ही, मतलब कहा जाता है कि मोस्ट एट्रोशियस डिसीजन था कर्जन ने जो लिया था। एट्रोशियस मतलब कि डरावना, किसी तरीके से कहेंगे कि बहुत बोल्ड लेकिन बहुत बुरा। दिस इवेंट एंगर्ड द होल नेशन, इससे पूरा नेशन जो था उसमें आक्रोश की भावना भर गई थी और सैक्रिफाइस के लिए यंग इंडियंस जो थे वो आगे आने लग गए और उनके मन में एक फीलिंग डेवलप होने लग गई सैक्रिफाइस करने की और डिवोशन की। इसके अलावा अदर इवेंट्स जो थे उनसे भी काफी, वर्ल्ड के इवेंट्स जो है उससे काफी सारा इफेक्ट पड़ रहा था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर। इसमें क्या काउंट करते हैं हम अदर इवेंट्स में कि द एंड ऑफ 19th सेंचुरी काफी सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स गेन होने लग गए थे। जैसे कि अमेरिका में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था जो ऑलरेडी हो चुका था वहाँ पे, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, आयरलैंड में। इन सब जगह के फ्रीडम मूवमेंट से इंस्पायर होकर इंडिया में भी फ्रीडम मूवमेंट की तरफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगी थी। इन 1905 जापानीज लोगों ने रशिया के ऊपर जीत हासिल कर ली थी और उससे इंडियंस में ये सेंस जगा था कि हम भी ब्रिटिशर्स के ऊपर जीत सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रोग्राम्स रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में क्या क्या थे। आप देखेंगे कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में इनिशियली रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो कोई प्लान, ठोस प्लान लेकर सामने नहीं आ पा रहे थे कि उनका क्या प्लान रहेगा, किस प्रकार से उनकी पॉलिसी रहेगी, कि वो आगे किस प्रकार कंटिन्यू करेंगे। पर उसके बाद उन्होंने स्लोली एंड लेटर ऑन दे केम अप विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोग्राम्स, जिसमें उनके प्रोग्राम्स थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स टू क्रिएट हेट्रेड, कि हेट्रेड मतलब हीन भावना डेवलप करना था स्लेवरी और जो ब्रिटिश एटीट्यूड था उसके खिलाफ, और ये एजुकेटेड यूथ का, इंडियंस को एजुकेट करना
दूसरा था कि नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जगाना। तीसरा, यूथ को एंगेज करना कि बॉयकॉट करे वो फॉरेन गुड्स को और स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करे। बॉयकॉट का मतलब होता है विरोध करना। चौथा था कि आर्म्स ट्रेनिंग दी जाए यूथ को। और पांचवा था बॉम्ब बनाने की, आर्म्स बनाने की ट्रेनिंग और कलेक्ट और परचेज करना बाहर से। इसके लिए भी उनकी एक सीक्रेट कमिटी वर्क करती थी। इसके बारे में आप नेट पर सर्च कर सकते हैं कि जिमरमैन प्लान क्या था। अब आप इसके बारे में देखिए कि इनका एक्सपांशन किस प्रकार से होता है। ये लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करना तो चाह रहे थे, पर उसको एक्सपांड कैसे करेंगे। अगर कोई तो आप देखेंगे कि आपको इंडिया में 3 सेंटर्स मिलेंगे। इंडिया में आप ये देखेंगे, जैसे कि इंडिया है, मान लीजिए पेनिनसुलर पार्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में, यहाँ पर बंगाल में, और यहाँ पर ऊपर पंजाब में, यहाँ 3 जगह पे आपको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी। महाराष्ट्र में आपको काफ़ी सारे रिवोल्यूशनरी लीडर्स मिले, जैसे कि वासुदेव बलवंत फड़के, विनायक रानडे, चापेकर ब्रदर्स, श्यामजी वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जिसमें से वासुदेव फड़के जो थे वो रिवोल्यूशनरी लीडर के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के लीडर थे। उनकी मदद से उन्होंने लोगों की मदद से 3 गांव ऑक्यूपाई कर लिए थे, धामरी, बाल्टा और बाल्सपे, इन 1879। पर लेटर ऑन इनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया जाता है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में। 1893 में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव 1895 में सेलिब्रेट करे जाते हैं। इन उत्सव के जरिए ये लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जगाने की कोशिश करते थे। इन 1897 दामोदर एंड बालकृष्ण चाफेकर, इनको इन लोगों ने मिलकर प्लान करके, एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने फेमाइन कोड के लिए काम करा था, उसके खिलाफ एक्शन लिया। और दामोदर ब्रदर्स और चाफेकर ब्रदर्स, इन लोगों ने मिलके उसकी ब्रिटिश ऑफिसर जो था रैंड, उसकी हत्या कर दी, जो प्लेग कमेटी के लिए काम कर रहा था, और लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट की, पूना में। इसके लिए चाफेकर ब्रदर्स को जेल भेज दिया जाता है। 1909 में जैक्सन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे नासिक के, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इसमें भी 3 लोगों को फांसी दी जाती है, और इस प्रकार से रिवॉल्यूशनरी को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अब नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट जो है बंगाल में किस प्रकार से रिवॉल्यूशनरी काम कर रहे थे। बंगाल में जो इम्पोर्टेंट नाम थे वो थे बरिंद्र घोष, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चकी, नरेंद्र गोसाई, हेमचंद्र दास, और काफी ये सारे जो लीडर्स थे ये बंगाल में काफी एक्टिव थे। इसमें से आप देखेंगे कि अनुशीलन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था बंगाल में। इस कमेटी का काम था कल्टीवेट करना फिजिकल और इंटेलेक्चुअल शार्पनेस अमंग यूथ। मतलब एक तरीके से ये भी नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था बंगाल में जितना भी यूथ था उसके अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन को अरविंदो घोष ने और डॉक्टर केशव हेगड़ेवार ने सपोर्ट दिया था। ये एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर भी चलाता था जिसका नाम था युगांतर और सांध्य। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी ने बॉम्ब थ्रो कर दिया था किंग्सफोर्ड नाम के जज के खिलाफ। पर एक्चुअल में वो जज मरते नहीं है, और उनकी जगह किसी और पर ये बॉम्ब गिर जाता है, खाली कैरियज पर, और ये पता चल जाता है कि इन्हीं लोगों ने ये बॉम्ब गिराया था। तो इसके कारण इनको बाद में ब्रिटिशर्स जो है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 ब्रिटिश औरतें मर जाती हैं। 2 British women were killed in this incident. तो soon that after this, जब ब्रिटिश उनको पकड़ने गए तो प्रफुल्ल चकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद उनको ट्रायल करके हैंग कर दिया गया था। आफ्टर दिस इंसिडेंट, हाउस इन कैलकाटा, मानिक टोला गार्डन जो था, वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगी, और वहाँ पर बॉम्ब बनाने की और उसको बनाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिसमें कि 34 रिवोल्यूशनरीज इंक्लूडिंग अरविंदो घोष और उनके ब्रदर बरिंद्र कुमार घोष को अरेस्ट किया जाता है। और इसके बाद में और जब ट्रायल चल रहा था उस दौरान एक गवर्नमेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट जो रहता है उसकी हत्या हो जाती है। तो इसके आरोप में फिर से बरिंद्र घोष, अरविंदो घोष को गिरफ्तारी की जाती है और उन पे ट्रायल किया जाता है, जिसको कहते हैं मानिकटोला बॉम्बिंग ट्रायल्स। फिर तीसरा हम देखते हैं पंजाब में क्या क्या थे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स।
पंजाब में आप देखेंगे लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सूर्या अंबा प्रसाद एटसेट्रा। ये पंजाब में काफी इम्पोर्टेंट लीडर्स हुआ करते थे। इसमें आप देखेंगे कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपोर्ट कर देती है, तो धीरे धीरे वहाँ देखेंगे आप कि मूवमेंट की स्टार्ट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट होता है, कूका मूवमेंट की स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर अगेंस्ट द ब्रिटिश। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो इंडिया से बाहर हो रही थी, जिनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे पड़ रहा था, उसमें आप देखेंगे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, उन्होंने ब्रिटिश लंदन में एक इंडिया हाउस नाम के संस्था की स्टार्टिंग करी थी 1905 में। यहाँ यह एक सेंटर बनाया था रिवोल्यूशनरीज ने, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी रिवोल्यूशनरी लोगों को, लीडर्स द्वारा, कि किस प्रकार से हमें हमारे देश को आज़ादी दिलाने में काम करना है। इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज जो हैं वो सामने उभर कर आते हैं आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया हाउस। जैसे कि इसमें आपको दिखेंगे वीडी सावरकर, बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तिरुमनल आचार्य, भिकाजी कामा, भाई परमानंद, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल। These active members of the society were present. One of the members was मदन लाल ढींगरा, जिसने 1909 में कर्जन वाइली, जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद ढींगरा को फांसी की सजा सुना दी गई थी और विनायक सावरकर जो थे, उनको इसके लिए सेल्युलर जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 1913 में गदर पार्टी का फॉर्मेशन होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसके लीडर जो थे लाला हरदयाल, एक काफी एक्टिव लीडर थे इसमें, और इन्होंने गदर मैगजीन में निकाली थी, जिसके थ्रू ये ब्रिटिश जो एट्रोसिटीज कर रहे थे, मतलब जो हमारे इंडियंस पर पीड़ा, मतलब प्रताड़ित कर रहे थे इंडियंस को, जिस प्रकार से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसके बारे में ये इस गदर मैगजीन में लिखा करते थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ गदर पार्टी क्या था कि इंडिया में जो लोकल रिवॉल्यूशनरीज काम कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से मदद पहुंचाई जा सके बाहर से। इसमें रास बिहारी बोस, विष्णु गणेश पिंगले, सचिंद्र सान्याल और करतार सिंह जो थे, वो एक प्लान बना रहे थे कि रिवोल्ट करेंगे इंडिया में 21 फरवरी 1915 को। लेकिन ये होता उसके पहले ही पुलिस को इस बारे में पता चल गया और ऑल द लीडर्स जो भी थे, उन सबको कस्टडी में ले लिया जाता है और गदर मूवमेंट जो है वो शुरू होने से पहले ही एक तरीके से सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स द्वारा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन होता है, तब लाला हरदयाल और उनके कॉमरेड्स जो थे, उन्होंने जर्मनी जाने का सोचा और 1907 में स्टटगार्ड जर्मनी में मैडम कामा जो थी, भिकाजी कामा, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट फ्लैग जो है उसको अनफर्ल किया और उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी दिया था, जिसको कहते हैं मैडम कामास डिक्लेरेशन, जिसमें वो कहती हैं कि ये इंडिया का, फ्री इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का फ्लैग है, इसको आप देखें और इसके प्रति संवेदना जताएं। वो कहती हैं कि ये प्योरीफाई हुआ है इंडिया के जितने भी शहीद हैं उनके ब्लड से, और वो आगे आह्वान देती हैं लोगों की, आप आगे आइए और सल्यूट कीजिए इस इंडिपेंडेंट इंडिया के फ्लैग को। विद द हेल्प ऑफ जर्मन फॉरेन ऑफिसर बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, भूपेंद्र दत्ता ने और लाला हरदयाल ने मिलकर इंडिपेंडेंस कमेटी का फॉर्मेशन किया था, जिसको कहते हैं जर्मन स्कीम ऑफ 1915। इसके अलावा 1908 से लेकर के 1918 तक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो होती रही, उसके कारण काफी सारे जो हमारे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे उनको जेल भी जाना पड़ा। और बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसी न किसी तरीके से ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हो गया था कि रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो सक्सेसफुल अभी तो नहीं हो पाए हैं, पर इनको ज्यादा देर तक रोका नहीं जा पाएगा अगर ये इसी प्रकार से कंटिन्यू रहती हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। द रिवॉल्यूशनरीज डिड नॉट सक्सीड इन देयर मिशन, बट देयर पेट्रियोटिज्म एंड सेल्फ सैक्रिफाइस बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द मासेस। ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि अभी तो हम कुछ लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, पर ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज से पेट्रियोटिज्म की भावना मासिस में जग गई है, मासिस मतलब आम जनता, तो उन्हें रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है उसका सेकेंड फेज कब शुरू होता है? ये जो फेजेस हैं ये आप देखेंगे कि किसी एक सिंगल ईयर या फिर एक टाइम में शुरू नहीं हो जाती, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है।
तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है ये स्टैंड स्टिल फॉर द सम टाइम के लिए रुक जाती हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट जो थे उनको काफ़ी परेशान किया गया था, उनको काफ़ी एट्रोसिटीज उनके ऊपर की गई, और लाहौर कॉन्स्पिरेसी, मानिक टोला बॉम्बिंग और इस प्रकार से काफ़ी सारे केसेस किए जाने के बाद और गांधी जी के इन मतलब इमरजेंस के बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी वो थोड़ी बहुत सप्रेस होती है, बट लेटर ऑन ये फिर से इमर्ज होती है। टेकिंग बैक ऑन द नॉन वायलेंस मूवमेंट एब्रप्टली, गांधी जी ने जब एनसीएम को एकदम से स्टॉप कर दिया तो रिवॉल्यूशनरी लीडर्स को उनके प्रति जो विश्वास था कि गांधी जी कुछ करेंगे उसके खिलाफ वो हो गए वापिस से। और जब जलियांवाला बाग मसाकर होता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उसके बाद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का एक बार फिर से राइज होता है। दे वर हाँ, प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही थी। सेकेंड फेज में आप देखेंगे कि HSRA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई जाती है भगत सिंह, यशपाल, छबीली दास इनके द्वारा। ये इन्होंने यूथ सभा का ऑर्गेनाइजेशन किया था जो लेटर ऑन हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA ये सब इमर्ज होकर सामने आती है एज प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। इन 1928 चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल ये लोग मिलके इसका नाम रीनेम करते हैं और इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को रीनेम करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाते हैं। मेन एम इस ऑर्गेनाइजेशन का था कि किसी न किसी तरीके से सेकेंड फेज जो है उसमें फोकस किया जाए सिंगल अटैकिंग पर नहीं, बट कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड एक्ट किया जाए जिससे कि फ्रीडम को अचीव करने पे ध्यान दिया जा सके। इसमें दे वांटेड टू सीज गवर्नमेंट ट्रेजरी, क्योंकि उनका ये मानना था कि सिर्फ छोटे मोटे लीडर्स पे अटैक करने से कुछ नहीं होगा, हमें ज़्यादा पैसा चाहिए और ज़्यादा पावर चाहिए। तो पावर के लिए दे ट्राई टू अटैक द गवर्नमेंट ट्रेजरी, और उन्होंने बैंक्स रॉब करने की कोशिश करी और उन्होंने काफ़ी सारा लूट मचाने की भी कोशिश करी थी इसमें। टू डेवलप द कोऑर्डिनेशन विद रिवॉल्यूशनरीज इन अदर पार्ट्स, और इसमें दूसरा एम ये था कि पूरे इंडिया में जितने भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको एक दूसरे से लिंक कर दिया जा सके, ताकि ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो पूरे मास लेवल पे होने लग जाए। तो सेकेंड फेज आप देखेंगे कि दो एरिया में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, एक है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, और दूसरा बंगाल। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे किस प्रकार से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो है प्रोमिनेंटली सामने आती है। मनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसके लिए, किसी भी एक्ट के लिए मनी आप देखेंगे मनी इम्पोर्टेंट रहता है। तो मनी को चुराने के लिए इन्होंने एक रॉबरी करी काकोरी रेलवे स्टेशन पर ऑन द सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन, और इसमें ये सक्सेसफुल होते हैं और इसको ये लूट लेते हैं। पर उसके बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस चलाया जाता है और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी इनको डेथ सेंटेंस दिया जाता है, और बाकी 17 लोग जो थे जिनसे सेंटेंस सुनाया जाता है उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। 1928 में लाला लाजपत राय जो है ये इसके खिलाफ लाला लाजपत राय जो है इसके खिलाफ विद्रोह करते रहते हैं। उस टाइम उनकी मौत हो जाती है क्योंकि लाठीचार्ज करा दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा। और इस लाठीचार्ज में जब लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है तो उनके जो मतलब फॉलोअर्स रहते हैं जिसमें से एक भगत सिंह भी है, उनको इसके खिलाफ काफी आक्रोश भर जाता है। तो ऑफिसर सॉन्डर्स जो है उनकी हत्या कर दी जाती है इसके रिवेंज के रूप में। और 1929 में रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया, लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी कैलकाटा में उसमें एक बॉम्ब फेंकते हैं और कहते हैं कि हम इस बहरी सरकार के खिलाफ उसको कान खोलने के लिए बॉम्ब फेंक रहे हैं। दिस प्रोटेस्ट वाज डन अगेंस्ट द न्यू रिप्रेसिव लॉज एंड इसके खिलाफ 31 लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकी इसके खिलाफ ट्रायल किया जाता है और इनको इस केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है। Whatever sentence revolutionaries gave in the court were published in the newspaper next day.
तो प्रोसीडिंग्स जो भी थी वो अगले दिन पार्ट में दुनिया मतलब पूरे भारत भर में पता चल जाती थी। डिस्पाइट वाइड प्रोटेस्ट भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जो थे उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है उसका काफी इल रिवोल्यूशनरीज जो थे उनको काफी इल ट्रीट किया जाता था जेल में। ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम सबके प्रति बहुत ह्यूमैनिटेरियन व्यवहार रखते हैं, पर वो एक्चुअल में बहुत इल ट्रीटमेंट करते थे। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भाभरा विलेज के, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, वो उन्होंने नेशनल नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था, नेशनल मूवमेंट, उसमें पार्ट लिया था। और उन्हें अरेस्ट भी उन्हें जो है उन्होंने अपना नाम आजाद रख लिया गया था। उनका एक्चुअल कोई सरनेम नहीं है आजाद, उनको एक नाम दिया गया था आजाद। उन्होंने काकोरी रॉबरी जो थी उसमें, सॉन्डर्स किलिंग में और बॉम्बिंग इन असेंबली, इन सब में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और जब ब्रिटिश ने उन्हें सराउंड कर लिया था उस टाइम उन्होंने खुद को एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में गोली मार दी। इसके अलावा पढ़ेंगे कि ठाकुर यशवंत सिंह, देव नारायण तिवारी, दलपत सिंह, इस प्रकार से काफी सारे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स हैं दमोह डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। इन्होंने भी ब्रिटिश ऑफिसर हेग्जाट की हत्या करी थी। इनको भी जबलपुर में फांसी की सजा सुनाई दे जाती है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि बंगाल में किस प्रकार से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी सेकेंड फेज में राइज हुई थी। इसमें आप काफी सारे इंपॉर्टेंट नाम पढ़ेंगे जैसे निर्मल सेन, सूर्य सेन, गणेश घोष। और इसमें आपको काफी सारी फीमेल एक्टिविस्ट भी मिलेंगी, जैसे कि आपको मिलेंगी प्रीति लता वाटेदार जिसने गोलियां चला दी थी ब्रिटिश क्लब के लीडर्स पर और उसके बाद पॉइजन खाकर सुसाइड कर लिया था। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को गोली मारने के लिए भी दो यंग लड़कियों ने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्ट लिया था, जिनका नाम था शांति घोष और सुनीति चौधरी। इसके अलावा आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस का भी इस टाइम किस प्रकार से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ झुकाव बढ़ रहा था और उन्होंने अपनी एक आजाद हिंद फौज का निर्माण करा था। 1942 से 1945 के बीच में जब इंडिया जो है वो आज़ादी की तरफ काफी आगे बढ़ चुका था, तो उस टाइम जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका अपना वर्चस्व बढ़ते जा रहा था। उनके मतलब गांधी जी के अपोजिशन के बावजूद बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया गया था। बट ड्यू टू डिफरेंसेस और जिस प्रकार से बोस जो थे गांधी जी की काफी इज्जत करते थे, तो उन्होंने खुद का नाम कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से हटा लिया और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया। लेटर ऑन वो इसको लेके अलग हो जाते हैं और फिर ही सीक्रेटली लेफ्ट इंडिया और बर्लिन चले जाते हैं और फिर वहां से जापान जाते हैं विदेशी मदद लेने के लिए, ताकि इंडिया को आज़ादी जल्दी दिलाई जा सके। इस दौरान रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह जो एक इंडियन सोल्जर थे, इन्होंने मिलकर के जितने भी प्रिजनर्स थे जो जापानीज ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को प्रिजनर बनाया था, उनकी मदद से आजाद हिंद फौज का फॉर्मेशन किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसको इंस्टिल किया न्यू एनर्जी देकर और फिर उन्होंने इसको काफी आगे लीड करा और उसके कारण धीरे धीरे उनका नाम पड़ गया नेताजी। इसमें आप देखेंगे कि उसके बाद बोस जो है 1944 में एक मिनट, बोस जो है टेम्पररी गवर्नमेंट बनाते हैं इंडिया की सिंगापुर में 23 अक्टूबर को और डिसीजन लेते हैं कि लास्ट बूंद जब तक उनकी ब्लड की है तब तक वो अपने कंट्री के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करते रहे। 1944 में आज़ाद हिंद फौज जो है वो सक्सेसफुल होती है और इंडिया का जो ईस्टर्न बॉर्डर है, जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, वहां तक पहुंच जाती है। और 1944 में कोहिमा जो कैपिटल है नागालैंड की, वहां पर ये जाकर इंडिया का झंडा लहराते हैं। फिर उसके बाद इम्फाल जो है कैपिटल ऑफ मणिपुर, वहां पर ये जाकर वहां पर भी जंग जीतते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस वहां पे स्लोगन देते हैं, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1944 में जापान जो है वो धीरे धीरे
मतलब जीत तो रहा था बट लेटर ऑन 1944 के आते आते वो काफी वीक हो जाता है। तो जब जापान से नेताजी की आजाद हिंद फौज को मदद मिलना बंद हो जाती है, तो धीरे धीरे उसका भी डिसइंटीग्रेशन शुरू होने लगता है। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो बैंकॉक के अपनी 1945 की सफर में उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और धीरे धीरे आजाद हिंद फौज जो है उसका लीडर खत्म होने के कारण उसमें भी डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज मूवमेंट्स ऑक्यूपाई अ स्पेशल प्लेस इन आवर हिस्ट्री। इसमें आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि मॉडरेट फेज है, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज है, उसके बाद रिवॉल्यूशनरी फेज है और फिर गांधीयन फेज है। तो इस प्रकार से काफी सारे इंपॉर्टेंट फेजेस हैं हमारी हिस्ट्री में। और वेनेवर पब्लिक मूवमेंट जब भी वीकन हुआ, तो उस टाइम आप देखेंगे कि जब जब पब्लिक मूवमेंट वीकन होता है तो उसको रिवॉल्यूशनराइज करने में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का काफी योगदान रहता है। So consequently, the path of Indian independence became easier, and the Indian youth presented a unique example of devotion और sacrifice। किस प्रकार से डिवोशन और सैक्रिफाइस करने का एग्जाम्पल पेश करा है इंडियन यूथ ने जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, जिसकी हम हमेशा से रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा जिसको याद में रखते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप इसको रीड आउट कीजिए, इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है इसमें कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो आप इंक्वायर कर सकते हैं। बाकी दिस इज डन फ्रॉम माय साइड, सो मीट यू विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।